आज हम एफरेसिस की दुनिया में अपनी पिछली बातचीत को अब जानते आगे बढ़ा रहे हैं और इस बार हमारा फोकस खास तौर पर साइटोफरेसिस पर है जी। कि ये खून से खास तरह की कोशिकाएं मतलब सेल्स को अलग करने की एक प्रक्रिया है। तो आज का अपना मिशन क्या है? यही समझना कि खून के ये छोटे छोटे हिस्से हैं ना, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, इनको कैसे छाटा जाता है और इससे भी जरूरी भाई ऐसा क्यों किया जाता है, चाहे वो किसी की जान बचाने के लिए दान के तौर पर हो या फिर किसी बीमारी के इलाज के लिए। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को जरा खोल कर समझते हैं। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साइटोफेरेसिस को आप खून की एक तरह की स्मार्ट फिल्टरिंग कह सकते हैं, जहाँ हम सिर्फ चुनिंदा कोशिकाओं को निकालते हैं या फिर इकट्ठा करते हैं। जैसा आपने बताया, ये दो मुख्य वजहों से बहुत अहम है। एक तो दान की गई सेल्स को उन मरीजों तक पहुंचाना जिन्हें उनकी सख्त जरूरत है, और दूसरा कुछ बीमारियों के इलाज के लिए शरीर से मतलब खराब या जो जरूरत से ज्यादा सेल्स हैं उनको हटाना। अच्छा, चिकित्सीय साइटोफेरेसिस में क्या होता है, हम मरीज के खून से वो कोशिकाएं निकाल लेते हैं जो प्रॉब्लम कर रही हैं, और बाकी का खून, खासकर प्लाज्मा, शरीर में वापस चला जाता है। ये कई सीरियस कंडीशंस में बहुत बहुत जरूरी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये तो हुई मतलब मोटी मोटी बात जी। अब जरा और अंदर चलते हैं। अपने नोट्स में सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं को संभालने का जिक्र है। प्रक्रिया है एरिथ्रोसाइटोफेरेसिस। सुनने में थोड़ा सा भारी है, पर असल जिंदगी में इसका असर कैसा होता है? असर बहुत गहरा हो सकता है जी। आप सोचिए, सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी होती है। हाँ, सुना है। उसमें क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदल लेती हैं, वो हंसिए जैसी सिकल शेप की हो जाती हैं। हाँ हाँ। तो ये जो बदली हुई कोशिकाएं हैं, ये खून की नलियों में फंस सकती हैं, बहाव रोक सकती हैं। इससे बहुत दर्द होता है और अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। ओह। तो एरिथ्रोसाइटोफेरेसिस तकनीक क्या करती है? ये इन खराब सेल्स को खून से निकाल देती है और उनकी जगह स्वस्थ नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स डाल देती है। अच्छा। इससे मरीज को फौरन राहत मिलती है और आगे जो डैमेज हो सकता है उससे बचाव भी होता है। अरे वाह, तो ये एक तरह से खराब पार्ट्स हटाकर नए लगाने जैसा हो गया। और ये सिर्फ इलाज के लिए है या दान में भी होता है? नोट्स में डबल रेड सेल एफेरेसिस का जिक्र है। हाँ, दान के लिए भी ये बहुत काम की चीज है। डबल रेड सेल एफेरेसिस के जरिए एक डोनर एक ही बार में मतलब नॉर्मल डोनेशन से दुगनी मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं दान कर सकता है। एक ही बार में? मलेरिया है जहां पैरासाइट रेड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हटाने में भी फायदा होता है। ये तो कमाल की बात है। चलिए अब खून के दूसरे सिपाही पर आते हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। प्रक्रिया का नाम है ल्यूकोसाइटोफेरेसिस। नोट्स कहते हैं कि इसमें खास तरह की सफेद कोशिकाएं जैसे पीएमएन्स वगैरह हटाई जा सकती हैं। ऐसा कब जरूरी होता है? ये सुनने में तो काफी सीरियस लग रहा है। और ये अक्सर सीरियस होता भी है। कई बार क्या होता है, कुछ खास तरह के ल्यूकीमिया में, मतलब ब्लड कैंसर में, जी शरीर जरूरत से बहुत बहुत ज्यादा सफेद रक्त कोशिकाएं बनाने लगता है। जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मान लीजिए 1 लाख प्रति माइक्रोलीटर से भी ऊपर, बाप रे। तो उस स्थिति को ल्यूकोस्टैसिस कहते हैं। अब इतनी ज्यादा कोशिकाएं खून को गाढ़ा कर सकती हैं और छोटी खून की नलियों में, खासकर फेफड़ों और दिमाग में, रुकावट पैदा कर सकती हैं। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। ओह, मतलब खून की नलियों में ट्रैफिक जैम जैसा कुछ। तो ये प्रक्रिया उस जैम को हटाने का काम करती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली सही पकड़ा। ल्यूकोसाइटोफेरेसिस से हम तेजी से इन अतिरिक्त सफेद रक्त कोशिकाओं को खून से निकाल सकते हैं। ये कीमोथेरेपी जैसा जो मेन इलाज है, उसे शुरू करने से पहले स्थिति को कंट्रोल करने और मरीज को स्टेबल करने में मदद करता है। और कभी-कभी तो जान बचाने वाली बात हो जाती है। अच्छा, और क्या इसका इस्तेमाल तब भी होता है जब किसी की सफेद कोशिकाएं ठीक से काम ना कर रही हों? मान लीजिए इन्फेक्शन से लड़ने में कमजोर हों। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण उपयोग है। अगर किसी मरीज की अपनी व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ने में मतलब नाकाम हो रही हों,
तो हम एक स्वस्थ डोनर से ल्यूकोसाइटोफेरेसिस के जरिए सफ़ेद कोशिकाएं जमा करके मरीज को चढ़ा सकते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि हम ख़ास प्रकार की सफ़ेद कोशिकाओं को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं। हाँ, जिनमें शरीर खुद पर ही हमला करने लगता है। जी बिल्कुल। उनमें जो खास सफ़ेद कोशिकाएं प्रॉब्लम पैदा कर रही हैं, उन्हें हटाने से लक्षणों में सुधार आ सकता है। ये तकनीक की प्रिसिजन को दिखाता है। इस पूरी प्रक्रिया में भी लगभग आप मान के चलें 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। ये मशीन पर भी निर्भर करता है। वाकई ये तो बहुत ही सटीक तरीका लगता है। अब तीसरे टाइप की कोशिका पर आते हैं, जिनका जिक्र नोट्स में है, प्लेटलेट्स। ये खून का थक्का जमाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स। और प्रक्रिया है प्लेटलेट फेरेसिस, जिसे थ्रोम्बोफेरेसिस भी कहते हैं। इन्हें अलग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, प्लेटलेट्स हमारे शरीर की एक तरह से रिपेयर टीम है। चोट लगती है तो खून बहना बंद करने में इनका बड़ा रोल है। लेकिन कई स्थितियों में, जैसे कीमोथेरेपी चल रही हो या ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारियां हों, हाँ, तो शरीर जरूरत के हिसाब से प्लेटलेट्स नहीं बना पाता। इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, मतलब प्लेटलेट्स की कमी। अच्छा। ऐसे मरीजों में जरा सी चोट से भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा रहता है। तो प्लेटलेट फेरेसिस से हम डोनर से प्लेटलेट्स इकट्ठा करके इन मरीजों को देते हैं, बिल्कुल ताकि वो ब्लीडिंग का खतरा कम हो जाए। बिल्कुल। ये प्रक्रिया हमें डोनर के खून से सिर्फ प्लेटलेट्स निकालकर उन्हें एक कंसंट्रेटेड डोज में जमा करने की सुविधा देती है। ये उन मरीजों के लिए बिल्कुल लाइफ सेविंग हो सकता है। आमतौर पर इसमें डोनर की दोनों बाहों का इस्तेमाल होता है। एक से खून मशीन में जाता है, प्लेटलेट्स अलग होते हैं और बाकी का खून दूसरी बाह से वापस शरीर में चला जाता है। अच्छा, एक सिंगल नीडल तरीका भी है, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, करीब 90 मिनट। ये तो हुई प्लेटलेट्स की कमी की बात। क्या कभी ऐसा भी होता है कि ये जरूरत से ज्यादा हो जाए? हाँ, ऐसा भी होता है। उस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। और अजीब बात यह है कि बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स होने पर भी कभी कभी खून के थक्के जमने का खतरा बढ़ जाता है, या अगर प्लेटलेट्स ठीक से काम ना कर रहे हों तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में थेराप्यूटिक प्लेटलेट फेरेसिस के जरिए जो एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स हैं, उन्हें शरीर से हटाया जा सकता है। समझ गई। और मैंने नोट्स में एक और बहुत ही आकर्षक उपयोग के बारे में पढ़ा, इसी तरह की तकनीक से स्टेम सेल्स इकट्ठा करना। ये क्या है? जी हाँ, ये साइटोफेरेसिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं क्रांतिकारी इस्तेमाल है। हम पेरिफेरल ब्लड यानी नस से लिए गए खून से स्टेम सेल्स को अलग कर सकते हैं। अच्छा, वही मास्टर सेल्स। जी, वही मास्टर कोशिकाएं जो खून की दूसरी सभी कोशिकाएं बनाती हैं। इन इकट्ठा की गई स्टेम सेल्स का इस्तेमाल हाई डोज कीमोथेरेपी या रेडिएशन के बाद बोन मैरो को फिर से बनाने, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए किया जाता है। ये कई तरह के कैंसर और खून की बीमारियों के इलाज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का एक अहम विकल्प बन गया है। और जो पारंपरिक बोन मैरो निकालने का तरीका है, उससे कम तकलीफदेह भी होता है। तो हमने देखा कि खून के अलग अलग सिपाही, लाल कोशिकाएं, सफेद कोशिकाएं, प्लेटलेट्स जरूरत के हिसाब से हटाए या जमा किए जा सकते हैं, यहाँ तक कि स्टेम सेल्स भी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? मतलब वो कौन सी मशीनें या तकनीकें हैं जो खून के इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को इतनी सफाई से अलग कर पाती हैं? नोट्स में 2 मुख्य तरीकों का जिक्र है, सेंट्रीफ्यूगेशन और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। चलिए पहले सेंट्रीफ्यूगेशन को समझते हैं। ये नाम सुनकर तो मुझे वॉशिंग मशीन का स्पिन मोड याद आ रहा है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सेंट्रीफ्यूगेशन बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। मशीन खून को बहुत तेज स्पीड से घुमाती है, सेंट्रीफ्यूज करती है। हाँ, तो जैसे वॉशिंग मशीन में भारी गीले कपड़े बाहर की तरफ चिपक जाते हैं, वैसे ही खून में जो भारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वो सेंट्रीफ्यूज की दीवार की तरफ चली जाती हैं। हल्का प्लाज्मा बीच में रहता है और प्लेटलेट्स व सफेद रक्त कोशिकाएं अपने अपने वजन और घनत्व के हिसाब से अलग अलग परतें बना लेती हैं। वाह, कितना सरल और प्रभावशाली तरीका है। और नोट्स बताते हैं कि ये काफी एफिशिएंट भी है। मतलब अगर प्लाज्मा निकालना हो तो करीब 80% तक निकाल सकता है। हाँ, ये खून के सभी घटकों, खासकर कोशिकाओं को अलग करने के लिए बहुत कारगर तरीका है। इसीलिए साइटोफेरेसिस यानी कोशिकाओं को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक है। खून को मशीन में जमने से रोकने के लिए इसमें आमतौर पर सिट्रेट नाम का एक एंटीकोएगुलेंट मिलाया जाता है। नोट्स में इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, इंटरमिटेंट फ्लो और कंटिन्यूअस फ्लो। आम भाषा में इनमें क्या फर्क है? इंटरमिटेंट फ्लो का मतलब है रुक रुक कर काम करना। मशीन थोड़ा खून लेती है, उसे प्रोसेस करती है, फिर प्रोसेस किया हुआ खून या उसका बचा हुआ हिस्सा वापस शरीर में भेजती है। फिर ये साइकिल रिपीट होती है। अच्छा, इसमें आमतौर पर एक ही नस, मतलब एक ही सुई की जरूरत होती है, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। और कंटिन्यूअस फ्लो? वहीं कंटिन्यूअस फ्लो में प्रक्रिया लगातार चलती है।
खून एक हाथ या नस से लगातार मशीन में जाता है, वहां प्रोसेस होता है और उसी समय दूसरे हाथ या नस से लगातार शरीर में वापस आता रहता है। ओ, एक साथ? जी, एक साथ। ये तरीका इंटरमिटेंट फ्लो से तेज होता है, लेकिन इसके लिए 2 नसों में सुई लगानी पड़ती है। ब्लड बैंकों में डोनेशन के लिए या ज्यादा मात्रा में प्रोसेसिंग करनी हो तो अक्सर यही तरीका इस्तेमाल होता है। और इसके लिए गैम्ब्रोस्पेक्ट्रा या फ्रेसिनियस AS104 जैसी मशीनें, जैसा स्रोत में बताया गया है, उपयोग में आती हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन यानी घुमाकर अलग करना, ये समझ आ गया। अब दूसरे तरीके पर आते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। ये सुनने में किसी चीज को छानने जैसा लगता है, जैसे चाय छानते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। इस तकनीक में खून को एक खास तरह की झिल्ली या फिल्टर, मतलब मेम्ब्रेन, से गुजारा जाता है। इस झिल्ली में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स। ये छेद इतने छोटे होते हैं कि प्लाज्मा और उसमें घुले छोटे मॉलिक्यूल तो पार निकल जाते हैं, लेकिन खून की बड़ी कोशिकाएं, लाल सफेद प्लेटलेट्स, फिल्टर पे ही रुक जाती हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। नोट्स बहुत साफ कह रहे हैं कि ये तरीका कोशिकाओं को अलग करने, यानी साइटोफेरेसिस, के लिए ठीक नहीं है। ये मुख्य रूप से सिर्फ प्लाज्मा निकालने, प्लाज्माफेरेसिस के लिए है। ऐसा क्यों? अगर ये प्लाज्मा छान सकता है तो कोशिकाएं क्यों नहीं? हाँ, इसकी कुछ वजह हैं। पहली बात, कोशिकाएं इन फिल्टर्स को जाम कर सकती हैं, चोक कर सकती हैं। इससे प्रक्रिया या तो बहुत धीमी हो जाएगी या रुक सकती है। अच्छा। दूसरी बात, इस तरीके से अलग अलग तरह की कोशिकाओं को, जैसे सफेद कोशिकाओं को प्लेटलेट से बहुत सटीकता से अलग करना मुश्किल होता है। ये प्लाज्मा निकालने में भी सेंट्रीफ्यूगेशन की तुलना में कम कुशल है, मतलब एफिशिएंसी कम है, करीब 30% बनाम 80%। साथ ही इसे काम करने के लिए खून के बहाव की ज्यादा तेज रफ्तार चाहिए होती है, जिसके लिए अक्सर मोटी सेंट्रल नस में सुई लगानी पड़ती है। और इसमें एंटी ऑक्वागुलेंट के तौर पर हेपरिन का इस्तेमाल होता है, सिट्रेट का नहीं। अच्छा, तो मतलब मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्लाज्मा के लिए तो ठीक है, पर कोशिकाओं के खेल में सेंट्रीफ्यूगेशन ही, कहना चाहिए, बादशाह है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। कोशिकाओं के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन ही ज्यादा प्रचलित और कारगर है। तो किस मरीज के लिए कौन सी तकनीक चुननी है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें खून से क्या निकालना है, सेल्स या सिर्फ प्लाज्मा। और साथ ही प्रक्रिया की ज़रूरतें, जैसे कितनी एफिशिएंसी चाहिए, मरीज की नसें कैसी हैं, वगैरह वगैरह। ये तो समझ आ गया मुझे। एकदम सही। चुनाव कई बातों पर निर्भर करता है। लक्ष्य क्या है, कोशिकाएं हटानी है, प्लाज्मा हटाना है या कुछ और? प्रक्रिया कितनी जल्दी करनी है? मरीज की नसें कैसी हैं, पेरिफेरल या सेंट्रल एक्सेस चाहिए? और कौन सा एंटीकोएगुलेंट बेहतर रहेगा? तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को अब समेटते हैं। हमने साइटोफेरेसिस के अलग अलग रूपों को समझा। एरिथ्रोसाइटोफेरेसिस लाल रक्त कोशिकाओं के लिए, ल्यूकोसाइटोफेरेसिस सफेद रक्त कोशिकाओं के लिए और प्लेटलेट फेरेसिस प्लेटलेट्स के लिए। हमने जाना कि कैसे ये तकनीकें सिकल सेल रोग, ल्यूकीमिया, इन्फेक्शंस और ब्लीडिंग जैसी गंभीर स्थितियों के इलाज में मदद करती हैं, और रक्तदान में भी इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर स्टेम सेल कलेक्शन में। जी, और हमने ये भी देखा कि इन कोशिकाओं को अलग करने का मुख्य तरीका सेंट्रीफ्यूगेशन है, मतलब खून को तेजी से घुमाकर परतों में बांटना, जो कोशिकाओं के लिए बहुत कारगर है। दूसरा तरीका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, वो एक छन्नी की तरह काम करता है और मुख्य रूप से प्लाज्मा अलग करने के लिए उपयोगी है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। तो इन सब तकनीकों और जानकारियों का निचोड़ क्या निकलता है? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि ये तकनीकें हमें एक अभूतपूर्व क्षमता देती हैं, खून जैसे जटिल मिश्रण से खास हिस्सों को सटीकता से अलग करने की क्षमता। ये क्षमता डॉक्टरों को सीधे सेल्यूलर लेवल पर, मतलब हस्तक्षेप करने का मौका देती है, जिससे कई जानलेवा बीमारियों का इलाज संभव हुआ है और अनगिनत जानें बचाई जा सकी हैं। बिल्कुल। और इन तकनीकों की सटीकता और स्पेसिफिसिटी को देखते हुए ये सोचना भी बहुत रोमांचक है कि भविष्य में क्या हो सकता है। क्या हम और भी ज्यादा टारगेटेड सेल्यूलर थेरेपी विकसित कर पाएंगे? कल्पना कीजिए, क्या हम किसी दिन सिर्फ उन्हीं इम्यून सेल्स को हटा पाएंगे जो ऑटो इम्यून बीमारी पैदा कर रही हैं, और बाकी के स्वस्थ इम्यून सिस्टम को बिना छेड़े? वाह, ये तो कमाल होगा। या शायद ऐसी तकनीकें जो शरीर के अंदर ही खून को बाहर निकाले बिना चुनिंदा कोशिकाओं को हटा सके या बदल सके। इससे बाहरी सर्किट एंटीकोआगुलेंट्स की जरूरत कम हो जाएगी और प्रक्रिया और भी सेफ और आसान हो जाएगी। ये एक ऐसा फील्ड है जिस पर लगातार रिसर्च हो रहा है
और आज हमने जिन स्रोतों पर बात की वो हमें उस भविष्य की एक झलक दिखाते हैं जहां हम खून की शक्ति का और भी बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना।